हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी मैम हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ हैं, बहुत अच्छे हैं और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी भी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। तो आप सभी को पता ही है, हम जो है कल की क्लास में यूनिट 6 हिंदी उपन्यास से MCQ सॉल्व कर रहे थे। मैराथन क्लास चल रही है हमारी, जिसमें जो है टोटल 100 प्रश्न हैं। तो कल की क्लास में मैंने 50 प्रश्नों को सॉल्व करा दिया था, ठीक है। आज जो है उसके आगे के प्रश्नों को आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे। तो आप लोग कल की तरह जो है धैर्यपूर्वक आप लोग क्लास में बने रहिएगा, सभी प्रश्नों को आप लोग सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। यूनिट 6 हिंदी उपन्यास में जितने भी उपन्यास लगे हुए हैं, टोटल 13 उपन्यास हैं, ठीक है। तो अगर इन दोनों क्लास को आप लोग देख लेते हैं तो सभी उपन्यास आप जो है रिवाइज हो जाएगा क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। तो दोनों वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 50-50 क्वेश्चन, ताकि आप जो है कम टाइम में, ज़्यादा टाइम भी ना लगे, है ना। 50 प्रश्नों को आप लोग कम टाइम में सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, प्रश्न नंबर 51 से हम जो है आज के क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखेंगे यहाँ तक जो है हमारा कल की क्लास में जो है यहाँ तक हो गया था 50 प्रश्न। आज जो है 51 प्रश्न से देखेंगे, ठीक है। प्रश्न है, जिंदगी नामा उपन्यास में किस गांव की कथा वर्णित है? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 51 का? जिंदगी नामा उपन्यास में किस गांव की कथा वर्णित है? तो डेरा जट्टा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, जिंदगी नामा उपन्यास में शाहजी गांव के क्या रहते हैं? जमींदार, थानेदार, जमींदार, साहूकार, इनमें से कोई नहीं। जिंदगी नामा उपन्यास के जो पात्र हैं शाहजी, वो गांव के क्या होते हैं? जमींदार होते हैं, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, कृष्णा सोबती के उपन्यासों को जो है प्रकाशन वर्ष के हिसाब से यहाँ क्रम में लगाना है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूरजमुखी अंधेरे। सूरजमुखी अंधेरे के इसका प्रकाशन वर्ष है 1972। जिंदगी नामा 1979। दिलो दानिश 1993, है ना, 1993। और समय सरगम 2000, ठीक है। तो ये रहा प्रकाशन वर्ष, आप लोग भी मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कृष्णा सोबती की जितनी भी महिला उपन्यासकार हैं उनकी रचनाओं को आप लोग याद कर लीजिएगा प्रकाशन वर्ष के साथ, ठीक है ना। चलिए, जिंदगी नामा के संदर्भ में सही नहीं है। जिंदगी नामा उपन्यास के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ये है, इसका कालखंड इस शताब्दी के पहले मोड़ पर खुलता है। इसका कालखंड शताब्दी के पहले मोड़ पर खुलता है, ठीक है। ऑप्शन बी है, इसका कथानक खेती की तरह फैला, सीधा सादा और धरती से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी है, कथ्य और शिल्प का नया प्रतिमान, जिसमें कथ्य और शिल्प हथियार डालकर जिंदगी को आंकने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन डी है, यह मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। ऑप्शन ई है, यह कृष्णा सोबती का पहला उपन्यास है। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर क्या होगा? कौन सा इस कथन इसमें जो है सही नहीं है, ठीक है। इसमें 2 ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। यह मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया उपन्यास है, ये गलत है, ठीक है। और यह कृष्णा सोबती का पहला उपन्यास है। कृष्णा सोबती का पहला उपन्यास जिंदगी नामा नहीं है, ठीक है। तो 2 ऑप्शन है यहाँ पे गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है, ठीक है ना। ऑप्शन में थोड़ा ई ऑप्शन यहाँ पे नहीं रखना चाहिए था, ठीक है। ई ऑप्शन को काट दीजिए। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। इनमें से जो है कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। शाहजी जमींदार थे। शाहनी हिंदू परिवार की सहिष्णु महिला थी। कांसी शाह जो है शाहजी का छोटा भाई था। अजय शकुन पति पत्नी है। राइट आंसर क्या होगा? इनमें से जो है कौन सा जो है सुमेलित नहीं है?
क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जमींदार नहीं साहूकार थे। ठीक है, साहूकार। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, जो वन लाइनर में भी प्रश्न है उनको आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये वन लाइनर इसलिए मैंने कर दिया अलग से ताकि आपको अलग से याद रहे, क्योंकि वहाँ पे जो एनटीए जो प्रश्न पूछेगा ना तो ज़्यादातर कथन में ही आता है। ठीक है, 90% कथन में आता है। एक आध प्रश्न आपको 3 से 4 प्रश्न आपको ऐसे डायरेक्ट वन लाइनर में मिलता है, लेकिन उस कथन में जो वन लाइनर करके ऑप्शन जो ऐसे दिया जाता है, ठीक है, जो ऐसे ऑप्शन रहता है ना 4-5 ऑप्शन जो होते हैं, उनमें जो कहीं ना कहीं आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ इनमें से कहीं ना कोई कथन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 2-3 भी कथन, 2 भी पकड़ लिए आप तो सही आंसर आप लोग कर ले जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। हर बंदा अपने पिता का अवतार है, याद रखो अवतार वह जिसके मुंह माथा है, धड़ है, आगा है, पीछा है। मेरे बच्चों, अवतार वह जो धरती हल से जोतकर पानी से सींचता है, तृप्त करता है, बीज बोता है, फसलें उगाता है। यह कथन जो है किस उपन्यास से है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। यह कथन किस उपन्यास से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर हो जाएगा ज़िंदगीनामा। ठीक है, ज़िंदगीनामा, जहाँ पे ये कथन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, धरती को लेकर, खेत को लेकर जो है यहाँ पे फसलों को लेकर ज़्यादातर बात की गई है ज़िंदगीनामा उपन्यास में। ठीक है ना, तो इससे भी आप लोग पकड़ लीजिएगा राइट आंसर। ठीक, आगे देखिए। आपका बंटी उपन्यास के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, ये टाइप करते समय मैंने बस लिख दिया है आपका बंटी के संदर्भ में सही नहीं है क्वेश्चन, लेकिन पूरा क्वेश्चन है आपका बंटी उपन्यास के संदर्भ में या संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका प्रकाशन वर्ष 1975 में तो नहीं है, 1971 में है। ठीक है, बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। यह मन्नू भंडारी द्वारा एक बाल मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। यह 16 भागों में विभक्त है। उपन्यास का आरंभ शकुन और बंटी के भावात्मक वर्णन के साथ होता है। ठीक है, तो सभी ऑप्शन सही हैं। प्रकाशन वर्ष आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपका बंटी उपन्यास में मन्नू भंडारी के वक्तव्य का शीर्षक है जन्मपत्री, बंटी का जन्मपत्री, या बंटी के जन्म कुंडली, या बंटी का जन्म परिचय, या बंटी का जन्मदिन। तो जन्मपत्री है। ठीक है, जब आप भूमिका पढ़ेंगे तो पहले ही पता चलता है। आगे देखेंगे। आपका बंटी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। घबराना नहीं है, इत्मीनान के साथ आप लोग सभी प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। मैंने कहा है ना कि 13 के 13 उपन्यास आपका रिवाइज हो जाएगा, तो होगा पूरे प्रश्नों को, लेकिन आप लोग सॉल्व करेंगे तो ही आपको पता चलेगा। अभी जितना ही आगे बढ़ेंगे उतना ही अच्छे से अच्छा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा, सॉल्व करने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 3-4 प्रश्नों को मैंने आप लोगों ने सॉल्व किया और बंद कर दिया, तो देखिए इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है, नुकसान आप लोगों का ही होगा, है ना। तो इसलिए मैं आप लोग एक टीचर होने के नाते मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो मेरी बात पे जो है गौर करिएगा, समझिएगा उसको। ठीक है, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। शकुन बंटी की माँ, अजय बंटी का पिता, मीरा अजय की दूसरी पत्नी, टीटू बंटी का सौतेला भाई। बताइए राइट आंसर क्या होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न जो है आ भी चुका है। सेम प्रश्न नहीं आया है, लेकिन इस तरह का प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, पिछले पेपर में दिसंबर में आया हुआ था। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। टीटू जो है बंटी का सौतेला भाई नहीं होता है, दोस्त होता है। ठीक है, दोस्त होता है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। जब आदमी एक जगह धोखा खाता है तो उसे लगता है कि सब जगह धोखा ही धोखा है। यह कथन जो है आपका बंटी उपन्यास से किसका है। अजय का, शकुन का, बंटी का, काली चाचा। ठीक है, काली चाचा। ऑप्शन यहाँ पे एक मिनट रुक जाइए। हाँ ठीक है, काली चाचा होगा यहाँ पे। ठीक है, काली चाचा। काली चाचा नहीं होगा, वकील चाचा होगा। मैं भी ना वकील, काली चाचा तो पात्र ही नहीं है। वकील चाचा,
ठीक है। तो राइट आंसर यही है ऑप्शन डी, वकील चाचा का कथन है ये, ठीक है। किससे बोलते हैं? जब आदमी एक जगह धोखा खाता है तो उसे लगता है कि सब जगह धोखा ही धोखा है, शकुन से बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, अच्छा क्या प्रेम सचमुच ही मात्र एक शारीरिक आवश्यकता और एक सुविधाजनक एडजस्टमेंट का ही दूसरा नाम है? यह कथन आपका बंटी उपन्यास से किसका है? अजय का, शकुन का, बंटी का, फूफी का? तो आप तो ऐसे ही पढ़े होंगे उपन्यास आपका बंटी, तो आपको पता ही चल जाएगा। बंटी तो ऐसा कह ही नहीं सकता, है ना। तो पहले ही कट गया। शकुन, ठीक है, शकुन कहती है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। आपका बंटी उपन्यास की कथा वस्तु के संदर्भ में सही नहीं है। पहला ऑप्शन है अवांछित तनाव से तलाक की समस्या, दूसरा ऑप्शन है शहरी जीवन के दिखावटी प्रेम का चित्रण है, दाम्पत्य तनाव का असर बच्चों पर यहाँ इसमें दिखाया गया है, ऑप्शन डी है दलित स्त्री का शोषण का उल्लेख मिलता है। राइट आंसर क्या होगा? तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन डी गलत है, लेकिन राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी ही है, ठीक है। दलित स्त्री का शोषण इसमें नहीं दिखाया गया आपका बंटी उपन्यास में, ठीक है ना। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, आपका बंटी स्वतंत्रोत्तर भारतीय समाज में बदले हुए स्त्री पुरुष संबंधों के परिप्रेक्ष्य में विच्छेद की त्रासदी को बच्चे की दृष्टि से देखने का प्रयास है। यह कथन किस आलोचक का है? नामवर सिंह का, गोपाल राय का, मधुरेश का, राजेंद्र यादव का? यह जो कथन है ये किस आलोचक का है? मधुरेश का है, ठीक है। राइट आंसर मधुरेश हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, मन्नू भंडारी द्वारा लिखित पहला उपन्यास कौन सा है? आपका बंटी, महाभोज, एक इंच मुस्कान, यही सच? एक इंच मुस्कान, ठीक है। पहला उपन्यास है एक इंच मुस्कान। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 66। मेरा यह उपन्यास मेरी किशोरावस्था की कुछ अविस्मरणीय स्मृतियों और उसके दामन में छिपी एक अदम्य वेदना की उपज है। यह कथन किस उपन्यासकार द्वारा कहा गया है? कृष्णा सोबती, जिंदगी नामा, आपका बंटी, मन्नू भंडारी, जगदीश चंद्र, धरती धन्य अपना, शेखर एक जीवनी, अज्ञेय, ठीक है। अज्ञेय, शेखर एक जीवनी, ठीक है। यहाँ पर डैश रहेगा। बताइए राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 66 का? सी हो जाएगा, ठीक है। जगदीश चंद्र, धरती धन्य अपना में यह कथन मिलता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, धरती धन्य अपना के संदर्भ में सही नहीं है। कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? ऑप्शन ए है, यह उपन्यास पंजाब के होशियारपुर जिले के दोआब क्षेत्र के घोड़ेवाहा गांव में एक दलित समाज पर केंद्रित है। बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन देखेंगे, इसका प्रकाशन वर्ष जो है सन 1972 में हुआ था। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन देखेंगे, इस उपन्यास के केंद्र में काली और ज्ञानों की प्रेम कथा है। बिल्कुल सही है। इसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा, इसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं या इसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया है। नहीं, इस उपन्यास के लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं, ये ऑप्शन होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि जगदीश चंद्र माथुर नहीं है। ये नाम पे आप लोग ज़रा गौर करिएगा, सिर्फ जगदीश चंद्र हैं, ठीक है। माथुर हटा दीजिए, ठीक है। माथुर जहाँ भी आपने टिक किया गलत हो जाएगा। तो इसलिए देखिए पेपर में क्या है, हम कठिन प्रश्नों को ज़्यादातर मैं भी देखिए पेपर सॉल्व कराती हूँ, तो कठिन जितने होते हैं उस पर ज़्यादा मेरा ध्यान होता है ना। और आसान प्रश्न मुझे तो आता ही रहता है, लेकिन उस समय जब सॉल्व कराती हूँ तो थोड़ा सा प्रेशर तो माइंड में रहता ही है कि कहीं मुझसे भूले ना, हाँ कहीं कोई गलती ना हो। लेकिन वो छोटा सा जो माइनर सा मिस्टेक हो जाता है, जैसे अभी कल के पेपर में भी मैंने जो प्रकाशन वर्ष बताया था, राग दरबारी का 1968 है, तो मैंने मैला आंचल का बता दिया था, ठीक है। मैला आंचल का जबकि 1954 है, ठीक है।
लेकिन फिर उसको दोबारा मैंने सही किया, है ना। तो एक बहुत आसान प्रश्न जो है ऐसे ही गलत हो जाता है। तो मैं आप लोगों को समझा रही हूँ कि ध्यान से एक एक ऑप्शन को पढ़ के जो है क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। और इस बार तो ऑफलाइन पेपर है, तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिक्कत होगी। ऐसा मुझे लगता है कि ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए पेपर सॉल्व करने में, ठीक है ना। तो चलिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, जगदीश चंद्र द्वारा लिखित पहला उपन्यास। यादों का पहाड़, धरती धन्य अपना, नरकुंड में वास, लाट की वापसी। सभी उपन्यास जगदीश चंद्र का है, ठीक है। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 68 का। राइट आंसर हो जाएगा नरक कुंड में वास, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। इस क्वेश्चन में मुझे कन्फ्यूजन हो गया, देखिए, ठीक है। नरक कुंड में वास होगा या यादों का पहाड़? नहीं, नरक कुंड में वास ही होगा, ठीक है। पहला उपन्यास है इनका, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। जगदीश चंद्र द्वारा लिखित उपन्यास, पहला उपन्यास, ठीक है ना। नरक कुंड में वास राइट आंसर है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69। जगदीश चंद्र के किस उपन्यास को धरती धन्य अपना का विस्तार माना जाता है? जमीन तो अपनी थी, नरक कुंड में वास, लाट की वापसी, कभी न छोड़ो खेत। राइट आंसर क्या होगा? एक मिनट रुक जाइए। इसका ऑप्शन जो है यादों का पहाड़ होगा, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा नरक कुंड में वास, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा? जगदीश चंद्र के किस उपन्यास को धरती धन न अपना का विस्तार माना जाता है? तो नरक कुंड में वास को माना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, धरती धन न अपना उपन्यास जगदीश चंद्र ने किसको समर्पित किया है? सोम आनंद को, देवानंद को, काली को, दलित समाज को। तो सोम आनंद को जो है समर्पित किया है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न, मैं तो ज़मीन के इस टुकड़े को भी जायदाद नहीं समझता, मैं तो सिर्फ मलबे का मालिक हूँ। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? किस उपन्यास से? धरती धन्य अपना, ठीक है। काली का है, ज्ञानों का है, चौधरी का है या जस्सों का है? ये सभी पात्र धरती धन्य अपना उपन्यास के हैं, तो पात्रों को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काली का, ठीक है। काली का कथन है, मुख्य पात्र है काली, ठीक है, धरती धन्य अपना उपन्यास का। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, ब्याह के बिना जिंदगी भी सुलगती ककड़ी की ही तरह है, जिसमें से सिर्फ धुआं निकलता है। वह आंखों में आंसू तो ला देता है लेकिन गरमाइश नहीं पहुंचाता। यह कथन किसका है? धरती धन्य अपना उपन्यास से। यह कथन किसका है? मिस्त्री का कथन है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, ऊंट का सुई के सुराख से गुजर हो सकता है लेकिन धनवान का स्वर्ग में गुजर मुमकिन नहीं। यह कथन किसका है? धरती धन्य अपना उपन्यास से यह कथन किसका है? ये मैं यहाँ पे मेंशन नहीं किया मैंने उपन्यास का नाम, लेकिन मैं बता रही हूँ तो उसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा पादरी का कथन है, ठीक है, पादरी। आगे देखिए अगला प्रश्न, जिस तरह बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है उसी तरह बड़ा ये तब का हटा दीजिए, उसी तरह बड़ा छोटे, एक मिनट रुक जाइए। जिस तरह बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है उसी तरह बड़ा तबका हो गया, तबका छोटे तबके को एक्सप्लॉइट करता है। यह कथन किसका है? ये भी जगदीश चंद्र की रचना जो है उपन्यास धरती धन्य अपना उसी से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विशन दास।
आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, धरती धन्य अपना के लेखक का ननिहाल किस गांव में है? धरती धन्य अपना के लेखक का ननिहाल किस गांव में है? रल्हन, ठीक है, पंजाब, रल्हन। अगला प्रश्न है, धरती धन्य अपना की विषय वस्तु नहीं है। और ये ऑप्शन ए है छुआछूत और अपमानित मानवता, ऑप्शन बी है दलित स्त्री शोषण, ऑप्शन सी है जाति व्यवस्था का धार्मिक आधार, ऑप्शन डी है देश विभाजन। तो देश विभाजन का तो इसमें कहीं भी जिक्र किया नहीं गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बाकी सभी ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है, फरीश्वरनाथ रेणु के संबंध में सत्य कथन नहीं है। ऑप्शन ए है इन्हें प्रथम आंचलिक उपन्यासकार माना जाता है, बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन बी देखेंगे, इनका जन्म 4 मार्च 1922 पूर्णिया बिहार और मृत्यु 1977 पटना बिहार में हुआ था। ऑप्शन सी है इनका प्रथम उपन्यास मैला आंचल है। इनका अपूर्ण उपन्यास राम रतन राय है। बताइए, फरीश्वरनाथ रेणु के संबंध में सही कथन, संबंध में सत्य कथन नहीं है, ठीक है। तो सभी ऑप्शन जो है यहाँ पे हमने पढ़ लिया। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। ज़रा सा माइनर से यहाँ पे गलती है, इनका जन्म जो है 1922 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 1921 में, ठीक है, 4 मार्च 1921 पूर्णिया बिहार और मृत्यु जो है 1977 पटना बिहार में हुआ था, ठीक है। तो इसलिए जो है ये राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, बाकी सभी जो है ऑप्शन बिल्कुल सत्य हैं, ठीक है ना। इनका अपूर्ण उपन्यास राम रतन राय है और सबसे पहला उपन्यास मैला आंचल। आगे देखिए अगला प्रश्न, फरीश्वरनाथ रेणु के उपन्यासों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताइए। राइट आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। परती परिकथा सबसे पहले आएगा, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1957, 1957। उसके बाद आएगा जुलूस, ठीक है, जुलूस का प्रकाशन वर्ष है 1965, 1965। फिर आएगा कितने चौराहे, 1966। फिर आएगा राम रतन राय, इसका प्रकाशन वर्ष है 1977, ठीक है। परती परिकथा, जुलूस, कितने चौराहे, राम रतन राय, ठीक है। ये क्रम है प्रकाशन वर्ष के अनुसार, मैंने लगा दिया है, प्रकाशन वर्ष भी आप लोग देख लेंगे, ठीक है। अगर आ गया दीर्घ तपा, ठीक है, परती परिकथा के बाद दीर्घ तपा आता है, फिर जुलूस आता है, तो उसको मैंने हटा दिया, स्किप कर दिया, उसके आगे जुलूस है तो इसी को लेंगे ना। तो परती परिकथा के बाद अगर दीर्घ तपा आता है तो परती परिकथा के बाद जो है दीर्घ तपा आएगा, ठीक है ना। ये मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, रेणु जी के मैला आंचल उपन्यास में किस त्योहार से संबंधित गीत है? फरीश्वरनाथ रेणु का जो उपन्यास है मैला आंचल, इस उपन्यास में किस त्योहार से संबंधित गीत गाया गया है? क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर हो जाएगा होली, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, मैला आंचल पाठ के आधार पर बताएं कि मेरीगंज में किसके सहयोग से चरखा सेंटर खुला था? कांग्रेस पार्टी की सहायता से, कम्युनिस्ट पार्टी के, सोशलिस्ट पार्टी, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 80, कांग्रेस पार्टी, ठीक है, कांग्रेस पार्टी के सहयोग से जो है चरखा सेंटर खुलता है, पूछा जा सकता है, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, मैला आंचल उपन्यास में कौन हमेशा अपनी झोली में गीता और रामकृष्ण कथामृत साथ रखता है? रामदास, सेवादास, लक्ष्मी, ठीक है, या ममता? ममता कौन होती है? डॉक्टर प्रशांत की दोस्त होती है ना। क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ममता, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैला आंचल तो ऐसा उपन्यास है कि उस उपन्यास से कम 300 से 400 प्रश्न बन सकते हैं, है ना।
अगर वन लाइनर प्रश्न बनाया जाए तो 300 से, मेरे ख्याल से 300 से ऊपर ही प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, ममता ने कमला के पुत्र को क्या नाम दिया था? कमला कौन होती है? डॉक्टर प्रशांत की प्रेमिका होती है। तो इनके पुत्र का नाम क्या देती है वो? कुमार नीलोत्पल। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, महिला आंचल उपन्यास के संदर्भ में असत्य कथन है। ऑप्शन ए, इसमें पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव को केंद्र बनाया गया है। यह गांव तैराहट स्टेशन से 7 कोस पूरब, ठीक है, 7 कोस पूरब स्थित है। ऑप्शन सी है, गांव के पश्चिम कमला नदी की धारा बहती है। ऑप्शन डी है, महिला आंचल का प्रकाशन वर्ष 1954 में हुआ था। ऑप्शन ई है, इसमें जातिवाद, अफसरशाही, अवसरवादी राजनीति, आश्रमों का पाखंड भी दिखाया गया है। ठीक है, तो ये देखिए ऑनलाइनर में भी आ सकता है कि इनमें से किस उपन्यास में जातिवाद, अफसरशाही, अवसरवादी राजनीति, आश्रमों का पाखंड का उल्लेख है या दिखाया गया है। तो वो राइट आंसर हमारा हो जाएगा महिला आंचल। लेकिन इसको मैंने कथन में दिया है प्रश्न में, तो आप लोग इसमें से राइट आंसर बताएंगे। राइट आंसर आप लोग जो है चूज़ कर लिए होंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गांव के पश्चिम कमला नदी की धारा बहती है। ठीक है, पश्चिम में नहीं, पूरब में। ठीक है, पूरब में, और कोसी नदी। ठीक है, कोसी नदी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेरीगंज गांव में मुख्यतः 3 दल हैं, निम्नलिखित में से सही संबंध है। ए ऑप्शन है, राजपूतों के मुखिया राम कृपाल सिंह हैं। कायस्थों की टोली में जो है विश्वनाथ प्रसाद हैं। यादवों के राम खिलावन यादव हैं। उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी सही हैं। ठीक है, राजपूतों की जो टोली होती है उसके मुखिया राम कृपाल सिंह होते हैं, बिल्कुल सही है। कायस्थों की टोली जो होती है उसके मुखिया जो है विश्वनाथ प्रसाद हैं, और यादव टोली के जो है राम खिलावन यादव रहते हैं। ठीक है, तीनों का नाम याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ता बालदेव, तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद, सोशलिस्ट पार्टी कालीचरण, अम्बेडकर वादी बावन दास। ये सभी महिला आंचल उपन्यास से जो है, यहाँ प्रश्न होना चाहिए महिला आंचल उपन्यास से संबंधित जो है इनमें से सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अम्बेडकरवादी जो है बावन दास अम्बेडकरवादी नहीं होता है, गांधीवादी होता है। ठीक है, गांधीवादी। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, महिला आंचल उपन्यास के संदर्भ में असत्य कथन है। ऑप्शन ए, यह उपन्यास 2 खंडों में विभाजित है। प्रथम खंड में 44 परिच्छेद और दूसरे खंड में 23 परिच्छेद हैं। ऑप्शन बी, परिच्छेद 24 में भवभूति की रचना के पात्र मालती माधव का जिक्र है। ठीक है, प्रथम खंड के 24वें परिच्छेद में मालती माधव का जिक्र किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे, परिच्छेद 27 में पंत की कविता भारत माता, ठीक है, भारत माता का जिक्र है। ऑप्शन डी है, जोतकी, ठीक है, पात्र है महिला आंचल का जोतकी। जोतकी नामक चरित्र, नामक होगा, जोतकी नामक चरित्र तुलसी की चौपाई का उल्लेख करता है। ऑप्शन ई है, इस उपन्यास में गांव के सभी एक जाति और एक टोली में के लोग रहते हैं। यानी महिला आंचल उपन्यास जो, उसमें गांव जो है मेरीगंज गांव, उसमें जो है सभी एक जाति के लोग रहते हैं, एक जाति और एक टोली के लोग रहते हैं। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। ऑप्शन ई राइट आंसर होगा, क्योंकि इस उपन्यास में जो गांव है सभी जाति, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं और अलग अलग टोली भी होती है उनकी। ठीक है, तो ऑप्शन ई बिल्कुल सही जवाब है, बाकी सभी सही हैं। एक एक ऑप्शन को आप लोग गौरपूर्वक ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल सही है, वन लाइनर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, महिला आंचल उपन्यास में पूछा जाए कितने खंड में है, 2 खंडों में विभाजित है। पहले खंड में 44 दृश्य है, दूसरे खंड में 23 दृश्य है। ठीक है, दृश्य कह रही हूँ, परिच्छेद है। ठीक है, अब परिच्छेद 24 में भवभूति की रचना के पात्र मालती माधव का जिक्र किया गया है।
परिच्छेद 27 में पंत की कविता भारत माता का उल्लेख है। ठीक है, जोतकी नामक पात्र जो है वो तुलसी की चौपाई का उल्लेख करता है। किसमें? तो पहले ही खंड में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न, महिला आंचल में वर्णित कौन सी घटना प्रतीकात्मक है? वस्त्रहीन खड़ी लक्ष्मी का रोना, बावन दास की हत्या होना, बालदेव का महंत बन जाना या नागा बाबा को पीटा जाना। इनमें से जो है कौन सी घटना प्रतीकात्मक घटना है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बावन दास की हत्या होना। आगे देखिए अगला प्रश्न, गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु हैं। यह कथन किसका है? महिला आंचल से। राइट आंसर क्या होगा? यह कथन किसका है? यह कथन कई बार पूछा भी गया है, डॉक्टर प्रशांत का। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ, आंसू से भीगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहराएंगे, मैं साधना करूँगा ग्राम वासिनी भारत माता के मैले आंचल तले। यह कथन महिला आंचल से किस पात्र का है? बावन दास का, विश्वनाथ का, डॉक्टर प्रशांत का या कमली का? राइट आंसर क्या होगा? प्रशांत का है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस तो खिचड़ी पार्टी है, इसमें जमींदार है, सेठ लोग हैं और पासंग मारने के लिए थोड़ा किसान मजदूरों को भी मेंबर बना लिया जाता है। महिला आंचल उपन्यास से यह कथन किसका है? बावन दास का, विश्वनाथ का, डॉक्टर प्रशांत का या बालदेव का? क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बालदेव का कथन है ये। आगे चलिए, आगे देखिए। अगला प्रश्न है, महिला आंचल उपन्यास के पात्र नहीं हैं। प्रशांत और कालीचरण, श्रीधर और सरस्वती, कमला और सुमति दास, हरिगौरी सिंह और मंगला देवी। इनमें से जो है कौन सा पात्र महिला आंचल का नहीं है? तो श्रीधर और सरस्वती जो है ये नहीं है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन दूसरा। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि श्रीधर और सरस्वती किस उपन्यास के पात्र हैं। ठीक है, ज़रूर बताएंगे आप लोग। अगला प्रश्न देखेंगे, महिला आंचल में पूर्णिया के किसी गांव में रहकर डॉक्टर प्रशांत किस संबंध में रिसर्च करना चाहते हैं? कैंसर के विषय में, तपेदिक के विषय में, हृदय रोग के संबंध में या मलेरिया तथा काला आजार के संबंध में? तो आप सभी को पता ही है, मलेरिया और काला आजार के संबंध में जो है रिसर्च करना चाहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, धरती माता का प्यार झूठा नहीं, फिर खेलों में झूमेगी, आषाढ़ के बादल बजा रहे हैं, मादल नाच रही है, तुम भी नाचो। ये पंक्तियाँ किस उपन्यास से ली गई हैं? ये पंक्ति किस उपन्यास से ली गई है? अब आषाढ़ के बादल, आषाढ़ देखकर ये मत आप लोग सोच लीजिएगा कि आषाढ़ का एक दिन, क्योंकि ये नाटक है। ठीक है, महिला आंचल से ही ये पंक्ति जो है ली गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, महिला आंचल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जाति बहुत बड़ी चीज़ है, जाति के बात ऐसी है कि सभी बड़े लीडर अपनी अपनी पार्टी की जाति में हैं, यही तो राजनीति है। महिला आंचल उपन्यास से यह कथन किसका है? कालीचरण का, बालदेव का, बावन दास का, हरगौरी का? देखिए, मैं जल्दी इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि टाइम से बस आप लोग रिवीजन करिए। ठीक है, ज़्यादा टाइम ना खींचे ताकि आप लोगों का भी टाइम बचे, है ना। राइट आंसर हो जाएगा बालदेव का कथन है ये। ठीक है, अगला प्रश्न है, रुपया को बजा कर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली में पहचाना जाता है। महिला आंचल से यह कथन किस पात्र का है? महिला आंचल उपन्यास से
यह कथन किस पात्र का है? महंत सेवादास का है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महंत होगा। ठीक है, महंत सेवादास। अगला प्रश्न है, महिला आंचल में कालीचरण किस पार्टी के सक्रिय सदस्य था? बहुत सारे पात्र हैं महिला आंचल में। महिला आंचल उपन्यास में कालीचरण किस पार्टी का सक्रिय सदस्य रहता है? सोशलिस्ट पार्टी का। ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी का। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, सुख दुख तो बहुधा आदमी की मानसिक प्रवृत्ति और शरीर की शक्ति के अधीन है। एक बात 101 मनुष्य को अत्यंत दुख और क्लेश होता है, वही दूसरे को खेल तमाशे जैसी लगती है, इसलिए सुख दुख होने का कोई नियम मालूम होता। यह कथन किसका है? यह कथन जो है एक मिनट रुक जाइए, यह कथन परीक्षा गुरु उपन्यास से किस पात्र का है? ठीक है, परीक्षा गुरु उपन्यास से। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए था परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु उपन्यास से जो है किस पात्र का ये कथन है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मुंशी चुन्नीलाल। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन मुंशी चुन्नीलाल होगा। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु के मुख्य नायक मदन मोहन के कुमित्रों में शामिल नहीं है। ठीक है, मदन मोहन के मित्र होते हैं, उनमें कुमित्रों में जो है इनमें से कौन सा मित्र शामिल नहीं है? ब्रजकिशोर, शंभुदयाल, चुन्नीलाल, बैजनाथ। तो ब्रजकिशोर नहीं है। ठीक है, ब्रजकिशोर तो इनका हितैषी होता है, इसी की वजह से इनका उद्धार होता है ना। आगे देखिए, परीक्षा गुरु में कितने प्रकरण हैं? परीक्षा गुरु में कितने प्रकरण हैं? 41 प्रकरण हैं। ठीक है, आगे चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, जो बात 100 बार समझ में नहीं आती, वह एक बार की परीक्षा से मन में बैठ जाती है और इसी वास्ते लोग परीक्षा को गुरु मानते हैं। यह कथन परीक्षा गुरु उपन्यास से किसका है? लाला श्री निवास दास का। ठीक है, लेखक हैं, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं लाला श्री निवास दास। प्रकाशन वर्ष है इसका, प्रकाशन वर्ष क्या है? 1882 है ना, 1882। आगे देखिए, अगला प्रश्न, जीवन में अनेक कठिनाइयों को झेलने के बाद किसके प्रयत्न से लाला मदन मोहन सही रास्ते पर आ जाते हैं? तो वही अपने दोस्त के प्रयास से, ब्रजकिशोर। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु के संदर्भ में सही नहीं है। परीक्षा गुरु उपन्यास के संदर्भ में सही कथन नहीं है। ऑप्शन ए, इस उपन्यास में काशी के एक कल्पित रईस लाला मदन मोहन का स्वाभाविक चित्र उतारा गया है। ऑप्शन बी है, उसका जीवन झूठे खुशामदियों के बीच भोग विलास में व्यतीत होता है। ऑप्शन सी है, उनके मित्र लाला ब्रजकिशोर वकील हैं। ऑप्शन डी है, इसकी रचना संस्कृत अथवा फारसी अरबी की कठिन शब्दों की बनाई हुई भाषा के बदले दिल्ली के रहने वालों की साधारण बोलचाल में हुई है। अब बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें जो है सही नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इस उपन्यास में काशी के एक कल्पित रईस लाला मदन मोहन की स्वाभाविक चित्र उतारा गया। तो ये काशी शहर नहीं है, दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली शहर का जिक्र है परीक्षा गुरु उपन्यास में, आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, तो राइट आंसर ऑप्शन ही होगा। अगला प्रश्न है, देवरानी जेठानी की कहानी की अंतर वस्तु में शामिल नहीं है। बाल विवाह, विवाह में फिजूल खर्ची, स्त्रियों का आभूषण प्रियता या उपरोक्त सभी? शामिल नहीं है, शामिल है। ठीक है, नहीं पूछा गया है यहाँ पे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, यशपाल का उपन्यास झूठा सच हिंदी साहित्य में एक मील का पत्थर है। इसमें विभाजन की त्रासदी को व्यापक फलक पर प्रस्तुत किया गया है। यह किसने कहा है? यह किसने कहा है? झूठा सच उपन्यास से जो है के बारे में यह कथन है। ठीक है, सॉरी, झूठा सच उपन्यास के जो राइटर हैं, लेखक हैं यशपाल, उनके बारे में यह कथन है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, काशीनाथ सिंह।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है सभी प्रश्न। आगे देखिए अगला प्रश्न, इस उपन्यास के यथेष्ट करुणा है, भयानक और विभत्स दृश्यों की कोई कमी नहीं। श्रृंगार रस को यथासंभव मूल कथा वस्तु की सीमाओं में बांध कर रखा गया है। हास्य और व्यंग ने कथा को रोचक बनाया है और उपन्यासकार के उद्देश्य को निखारा है। झूठा सच उपन्यास के संदर्भ में किस आलोचक का यह कथन है? रामविलास शर्मा का कथन है ये, ठीक है। रामविलास शर्मा का कथन वैसे बड़ा ही होता है, जब समझ जाइए 3 से 4 लाइन का कथन है तो रामविलास शर्मा का ही है ज़्यादातर, ठीक है। आगे देखेंगे, यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि झूठा सच हिंदी का सर्वोत्कृष्ट यथार्थवादी उपन्यास है। झूठा सच उपन्यास कला की कसौटी पर खरा उतरता ही है, पाठकों के मनोरंजन की दृष्टि से भी सफल हुआ है। यह बात जो है किस पत्रिका में 1959 में छपा था? यह कथन जो है किस पत्रिका में 1959 में छपा था? राइट आंसर क्या होगा? नवनीत पत्रिका में। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे चलिए, आगे देखते हैं, निम्न में से झूठा सच उपन्यास का पात्र जयदेवपुरी की प्रेमिका का क्या नाम है? ठीक है, जयदेवपुरी झूठा सच उपन्यास का पात्र है। तारा भी है, कनक भी है, श्यामा भी है, राधा नहीं है। काट दीजिए राधा को, इन तीनों में बताइए, ठीक है। कनक है, ठीक है। जयदेवपुरी की प्रेमिका होती है कनक और तारा जो है, तारा इनकी बहन होती है, जयदेवपुरी की बहन होती है तारा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से झूठा सच उपन्यास के पात्र नहीं है, तो पहले ही मैंने बता दिया राधा नहीं है, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न, सच को कल्पना में रंगकर उसी जन समुदाय को सौंप रहा हूँ जो सदा झूठ से ठगा जाकर भी सच के लिए अपनी निष्ठा और उसकी ओर बढ़ने का साहस नहीं छोड़ता। झूठा सच उपन्यास से किस आलोचक का यह कथन है? झूठा सच उपन्यास से किस आलोचक का यह कथन है? बस 4-5 क्वेश्चन और हैं, आप लोग धैर्य से बने रहिएगा। राइट आंसर हो जाएगा यशपाल, खुद यशपाल जी का कथन है ये, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन झूठा सच उपन्यास के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन ए है, संपूर्ण कथा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में लिखी गई है। पहले भाग के सांप्रदायिक दंगों का चित्रण किया गया है। पहले भाग में सांप्रदायिक दंगों का चित्रण है। ऑप्शन सी है, दूसरे भाग की कथा विभाजन के बाद की है। ऑप्शन डी है, संपूर्ण कथा कल्पनात्मक परिप्रेक्ष्य में लिखी गई है। बताइए राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 110 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संपूर्ण कथा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में लिखी गई है नहीं। संपूर्ण कथा जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में नहीं लिखी गई है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, तो ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 2 भाग हैं, आप सभी को पता है, झूठा सच उपन्यास के 2 भाग हैं, ठीक है ना। तो पहले भाग में सांप्रदायिक दंगों का चित्रण का उल्लेख है, दूसरे भाग में कथा विभाजन के बाद का है, ठीक है। आगे चलिए, अगला प्रश्न है, झूठा सच उपन्यास का पहले भाग की कथा किस शहर को केंद्र में बनाकर लिखा गया है? अब झूठा सच उपन्यास का जो पहला भाग है उसमें जो किस शहर का उल्लेख मिलता है, तो लाहौर का, ठीक है, लाहौर, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न है, झूठा सच के उपन्यास के लिए निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए है, पहला भाग वतन और देश है, दूसरा भाग देश का भविष्य है। सी ऑप्शन है, प्रकाशन वर्ष 1958 और यानी यहाँ पे होना चाहिए प्रकाशन वर्ष पहले भाग का 1958, दूसरे भाग का 1960, ठीक है। डी ऑप्शन है, यशपाल का पहला उपन्यास है ये। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 112 का? तो यशपाल का पहला उपन्यास ये नहीं है, ठीक है। बाकी सभी ऑप्शन सही हैं। पहले भाग का नाम वतन और देश, दूसरे भाग का नाम देश का भविष्य, ठीक है। प्रकाशन वर्ष भी आप लोगों को अच्छे से पता होगा, 58 है, 60 है। अगला प्रश्न है, यशपाल का पहला उपन्यास। यशपाल
का पहला उपन्यास हो जाएगा दादा कामरेड। अब इनके उपन्यास को आप लोग ट्रिक से ऐसे याद कर लीजिएगा कि दादा कामरेड जो है देशद्रोही हो गए हैं। ठीक है, दादा कामरेड देशद्रोही हो गए हैं क्योंकि वो दिव्या के पार्टी कामरेड हो गए हैं। ठीक है, ऐसे क्रम में है, बिल्कुल क्रम में बता रही हूँ मैं। ठीक है, ऐसे याद करिएगा, दादा कामरेड देशद्रोही हो गए हैं क्योंकि वो दिव्या के पार्टी कामरेड हो गए हैं। तभी जो है वहाँ पे एक अमिता आती है। ठीक है, अमिता है, अमिता आती है। वो झूठा सच भाग 1 और झूठा सच भाग 2, झूठा सच भाग 1 झूठा सच भाग 2 बोलती रहती है। ठीक है, कितने 1 घंटे तक, 12 घंटे तक। ठीक है, 12 घंटे ऐसे ही है, 12 घंटे तक एक झूठा सच भाग 1 झूठा सच भाग 2 बोलती रहती है। ठीक है, ऐसे क्रम में मैं बता रही हूँ तो आप लोग, लेकिन ये 4 जो स्टार्टिंग में बताया वो तो बिल्कुल क्रम में है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यशपाल को 1970 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, व्यास सम्मान, पद्म भूषण। पद्म भूषण से। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, तो लास्ट प्रश्न था, 114 प्रश्न टोटल थे, जो कल की क्लास में मैंने 50 ही सॉल्व कराया था, लेकिन कल बताया था मैंने आप लोगों को कि प्रश्न जो है 10 या 20 एक्स्ट्रा भी होंगे। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल की क्लास में शायद हो सकता है जिस पर भी मैं प्रश्न बना रही हूँ अगर तैयार हो गया, चाहे वो कविता हो, कहानी हो या नाटक हो, जिस पे मैं रेडी हो जाएगा क्वेश्चन, उस पर जो है 100 प्रश्नों को कराऊंगी। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है।